तो कल की क्लास में हम लोगों ने कम्यूटेशन प्रोसेस में डिस्कस किया था रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के बारे में। और हम लोगों ने पहला केस जो इसमें पढ़ा वो ये पढ़ा जब हमने कॉइल के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। कॉइल के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन में RC जो लिखा हुआ है ये कॉइल का रेजिस्टेंस है, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो नेग्लेक्ट करने के बाद ये इक्वेशन जो इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं, इस तरह से इसको हमने रिड्यूस कर लिया। और उसके बाद हमने ये कंसीडर कर लिया था कि A1 A2 जो है वो कॉन्टैक्ट एरिया है। A1 क्या है? कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन बार 1 एंड ब्रश। A2 इज द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन बार 2 एंड ब्रश। तो R1 R2 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे 1/A1 और R2 जहाँ है वहाँ 1/A2। इसको पुट करने के बाद इस तरह से समराइज होगी, मतलब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन 3 में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने अलग अलग इंस्टेंट लिए टाइम के रिस्पेक्ट में। जो कॉइल 1 है उसमें करंट, हम कम्यूटेशन कॉइल 1 में शुरू से ही पढ़ रहे हैं, तो हमने मान लिया कि IC किसी इंस्टेंट पर करंट है कॉइल में। तो अलग अलग इंस्टेंट पर, दैट इज टाइम t इज इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू IC है। क्यों IC है? क्योंकि जब इंस्टेंस हमने t इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया तो उस समय जो ब्रश है वो पूरी तरह से बार 1 पर है, बार 2 से कुछ भी ब्रश का एरिया टच नहीं हो रहा है। तो A2 की वैल्यू 0 पुट कर दी इक्वेशन 3 में। जब A2 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो IC इज इक्वल टू IC, यानी एट t इज इक्वल टू 0 जो करंट है वो है IC कॉइल 1, राइट। उसके बाद एट t इज इक्वल टू DC/4 पर जो एरिया है कांटेक्ट में दोनों सेगमेंट के ब्रश का, A1 यानी कि जो एरिया कांटेक्ट है ब्रश 1 से सेगमेंट का वो ज्यादा है रिस्पेक्ट टू एरिया जो कि कांटेक्ट में है सेगमेंट 2 के ब्रश का। तो हमने इसलिए A1 इज इक्वल टू 3A2 पुट किया तो करंट की वैल्यू आई हाफ IC। नेक्स्ट, जब टाइम ड्यूरेशन TC/2 हो गया तो उस समय जो ब्रश का कांटेक्ट एरिया है दोनों सेगमेंट के रिस्पेक्ट में वो इक्वल हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी कॉइल 1 में। आफ्टर दैट जब इंस्टेंस हो गया 3TC/4, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पिछले क्लास में इसको हमने 3TC/2 लिख दिया था गलती से, ये 3TC/4 होगा। तो जब टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा 3TC/4, तो अब जो ब्रश है वो सेगमेंट 2 को यानी बार 2 को ज्यादा कवर करेगा रिस्पेक्ट टू बार 1। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3A1 इज इक्वल टू A2 पुट कर दिया कहाँ, इक्वेशन 3 में। तो जो कॉयल की करंट है वो माइनस हाफ IC आ गई। फिर लास्ट जब कम्यूटेशन पीरियड जस्ट खत्म हो रहा है यानी t इज इक्वल टू TC पे, तो जो ब्रश है वो पूरी तरह से सेगमेंट 2 यानी कि बार 2 के नीचे आ जाएगा, यानी ब्रश का कोई भी एरिया कांटेक्ट में नहीं रहेगा ब्रश सेगमेंट 1 के। इस वजह से A1 की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी इक्वेशन इस 3 में। तो IC की वैल्यू माइनस IC आ गई। ठीक है, तो यानी कॉयल की करंट IC से माइनस IC समय के साथ, टाइम के साथ लीनियरली वेरी की है। इस वजह से हम इसको कहते हैं लीनियर कम्यूटेशन, जो कि यहाँ पर ग्रीन लाइन से बना हुआ। ठीक है, अब इसी में बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से रेजिस्टेंस कम्यूटेशन डिस्कस अगर करें आप, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से पढ़ना है, इसलिए हम इस इक्वेशन में फिर से अगर आए और RC को अब हम 0 पुट ना करें यानी नेग्लेक्ट ना करें, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को आप कंसीडर कीजिए। तो जहाँ R1 है वहां पे 1/A1, जहाँ R1 है फिर से 1/A1, जहाँ R2 है यानी कि इस प्लेस पर 1/A1, इस प्लेस पर 1/A1 और इस प्लेस पे 1/A2। इसी तरह से नीचे भी आप 1/A1 1/A2 पुट करेंगे तो आपको सिर्फ इतना चेंज मिलेगा इन इंस्टेंसेस पर, E इज इक्वल टू 0 पर करंट सेम होगी। ठीक है,
एट टी इज इक्वल टू टी सी बाई 4 पर अब जो करंट आएगी कॉइल में वो लेस देन आई सी बाई 2 होगी। जब हम कॉइल के रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तब कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब आर सी, जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं उसके बाद इसी तरह से t इज इक्वल टू टी सी बाई 2 पे ये वैल्यू सेम रहेगी, करंट जीरो हो जाएगी। और एट t इज इक्वल टू 3 टी सी बाई 4 पर अब जो करंट होगी वो लेस देन माइनस 1/2 आई सी हो जाएगी। और t इज इक्वल टू टी सी पर करंट सेम यानी कि रिवर्स हो जाएगी पूरी तरह से जस्ट आफ्टर कम्यूटेशन पीरियड खत्म हो रहा है उसके बाद। तो इस तरह से तो रेड लाइन से आप देख रहे हैं ग्राफ ये वाला, ये आपको मिलेगा जब हम कॉइल के रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। बात आप लोगों को क्लियर है? इसको कहते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे ना कि एक स्टूडेंट ने कहा इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो कोई इसको खास तरह से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें, हमने आपको इक्वेशन के फॉर्म में तो समझा दिया कैसे ये वैल्यू आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये लिख सकते हैं द वेरिएशन ऑफ कॉइल करंट, द वेरिएशन ऑफ कॉइल करंट मतलब आईसी विद आरसी इंक्लूडेड is shown in graph. Such type of commutation is said to be resistance commutation। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कम्यूटेशन है। और कल भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि फ्रैक्शनल किलोवाट जो डीसी मशीन होती है उसमें रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये गुड कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो हाई रेटिंग की डीसी मशीन होती है उसमें जो कम्यूटेशन है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, उससे सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि इफिशियंसी जो है इफेक्ट करता है वो मशीन की। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा होगा जो बार पर ड्रॉप है वोल्टेज का, इफिशियंसी को इफेक्ट करेगा। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं इन फ्रैक्शनल किलोवाट डीसी मशीन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन provide good commutation। And this is achieved by using carbon brushes so that copper carbon resistance is larger as compared to the coil resistance। कार्बन का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है और कॉयल हम यहाँ पे कॉपर की बनी हुई मान रहे हैं,
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा कांटेक्ट का वो कॉइल के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, और कॉइल के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, जितना कम कॉइल का रेजिस्टेंस होगा कंपेयर टू कांटेक्ट रेजिस्टेंस। ये जो ग्राफ आप देख रहे थे अभी रेड लाइन से, ये वाला ग्राफ, इसमें जो करंट की वैल्यू है एट टी सी, टी इज इक्वल टू 3 TC/4 एंड टी इज इक्वल टू TC/, 3 TC/4 एंड TC/4, इन इंस्टेंस पर जो कॉयल की करंट है वो क्लोज टू लीनियर कम्यूटेशन में जो ग्राफ है उसके पास होगी, जितना ज्यादा कॉयल का रेजिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस। इसलिए कॉपर कार्बन रेजिस्टेंस को यूज करते हैं एज अ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, और द ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप is larger as compared with EMFs induced in the commutated coil। तो ये रीजंस हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को अलाउ करने के लिए, यानी यूज करने के लिए। देखिए एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ आसान भाषा में समझाने की कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का मतलब क्या है। इससे पहले कम्यूटेशन का मतलब फिर से समझ लीजिए। कम्यूटेशन का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन का रिवर्स हो जाना। ठीक है, सपोज किसी कॉइल में करंट अगर पहले लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रही है, तो आफ्टर, यानी जब किसी पर्टिकुलर कॉइल का शॉर्ट सर्किट पीरियड ओवर हो तो उसमें करंट की डायरेक्शन हो जाए, उसको कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, जो कि हमने आपको इन डायग्राम्स के थ्रू समझाया था। Just a minute, ये वाले डायग्राम्स के थ्रू। यहाँ पर इस डायग्राम में यही समझाने की कोशिश की थी हमने कि किस तरह से जो कॉइल 1 है जो अंडर गोइंग कम्यूटेशन, अंडर गोइंग कम्यूटेशन का क्या मतलब है कि देखिए अभी ब्रश कहाँ है, बार 1 के नीचे है। ठीक, ये जब पूरी तरह से बार 2 के नीचे चला जाएगा तो कॉइल 1 का कम्यूटेशन खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये वाला ब्रश इसका थोड़ा सा हिस्सा जैसे ही बार 2 को टच करेगा वैसे ही कॉइल 1 की शॉर्ट सर्किटिंग यानी कम्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा जो ब्रश है वो बार 2 के नीचे आ जाएगा वैसे ही कॉइल 1 का जो कम्यूटेशन है वो पूरा हो जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा यानी जब ये ब्रश पूरी तरह से बार 2 के नीचे आ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन कॉइल 1 में रिवर्स हो जाएगी। जैसा कि अभी डायग्राम 1 में आप देख रहे हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन कॉइल 1 में लेफ्ट से राइट है, और लास्ट वाले डायग्राम में देखिए जब ब्रश पूरी तरह से बार 2 के नीचे यानी सेगमेंट 2 के नीचे आ गया वैसे ही करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो गई। इसको कहते हैं कम्यूटेशन। जब यही कम्यूटेशन यानी जो कॉइल में करंट की डायरेक्शन का रिवर्सल है, जब यही कम्यूटेशन वर्च्यू ऑफ मतलब कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस और कॉइल के रेजिस्टेंसेस के वजह से अचीव होगा तो इसको कहेंगे रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। बस यही मतलब है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का। अभी मतलब ये इस डायग्राम में जो समझाने की कोशिश की गई है इसमें ये माना ही नहीं गया है कि जो बार है और ब्रश है इसके बीच में कोई कांटेक्ट रेजिस्टेंस है, कॉइल में कोई रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ माना ही नहीं गया। सब आइडियल केस मान करके इसको पहले समझाने की कोशिश की गई कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसे रिवर्स हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब प्रैक्टिकल केस में आएंगे तो ये मानना पड़ेगा कि देयर इज सम रेजिस्टेंस बिटवीन बार्स एंड ब्रशेस and there is some resistance in the coil which is undergoing commutation। तो जो अब करंट की डायरेक्शन का रिवर्सल है वो हम इन रेजिस्टेंसेस को ध्यान में रखकर समझेंगे। तो इस तरह से जो कम्यूटेशन होगा उसको कहेंगे रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो कुछ पूछना है इस पॉइंट पर तो वो पूछ सकता है।
सर वहाँ पे जो आईसी माइनस करके हो रहा था वो आप कल बताए थे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर, थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए प्लीज सर। क्या बोल रही हो क्या? क्या सर? सर वो जो फिगर है वहाँ पे जो आप बनाए थे उसको बेटा देखो बच्चों। ऐसा है ना कि सुनो मेरी बात। पिछले क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग है, तुम उसको देख लेना, ठीक है? हमें आगे भी बढ़ना है बेटा, नहीं बार बार उसी चीज को समझाएंगे तुम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग देखना उस लेक्चर की, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना हमने इस बार अभी और समझा दिया, अब फिर से वीडियो देखोगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? सर देखी थी वीडियो लेक्चर पर नहीं समझ में आया था, कल रात को भी देखी थी सर, डिस्कस भी किए थे सर, फिर भी क्लियर नहीं हो पाया था। बेटा तुम उससे अलग से समझ लेना, अदरवाइज क्या होगा ना, मैं इसी टॉपिक पे पढ़ा रहूंगा, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि तुमने कई क्लासेस जो है वो स्किप किए हैं, इसी क्लास को स्किप कर दिया था तुमने जब मैंने इसको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जरूरी है तुम्हें समझ में आ ही जाए, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, लेकिन तुम अलग से मुझसे समझ लेना, ठीक है? नेक्स्ट जो इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो है डिलेड कम्यूटेशन। अब ये डिलेड कम्यूटेशन क्या होता है? अ, हम पढ़ तो जरूर रहे हैं डीसी मशीन के बारे में, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आर्मेचर में कॉयल है, तो कॉयल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और इस कॉयल के साथ और भी कॉइल्स हैं, हमने सिर्फ एक कॉयल बनाई, और भी कॉइल्स हैं, तो इनका आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। और अभी आप कम्यूटेशन पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ चुका है कि कॉयल में जो करंट की डायरेक्शन है वो उससे, अगर इनिशियली इस कॉयल में करंट की डायरेक्शन ये है, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय में, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा समय लगेगा, कुछ समय में, कुछ मिली सेकेंड में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स हो जाना है, क्योंकि मोशन में है ये सारा सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सिस्टम क्या है, मोशन में है। तो करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में रिवर्स होगी टाइम के साथ, और करंट की डायरेक्शन कॉइल में चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इसका मतलब कि इस कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लीजिए सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ ईएल है और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ईएम है, तो इनका जो सम है, इस सम को कहते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। रिएक्टेंस वोल्टेज। अब ये रिएक्टेंस वोल्टेज करेगा क्या? दिस रिएक्टेंस वोल्टेज विल अपोज द चेंज ऑफ करंट इन कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूँ, आर्मेचर में कॉइल्स लगी हुई हैं, ठीक है? कॉइल्स का अपना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, नियर बाय भी कॉइल कनेक्टेड है, तो नियर बाय कॉइल के वजह से आपस में इनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। कॉइल में करंट टाइम के साथ बदल रही है, जो कॉइल अंडर कम्यूटेशन है उसमें करंट टाइम के साथ बदल रही है, तो उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस और कॉइल के साथ जो नियर बाई कॉइल है उसके साथ जो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दोनों की वजह से कॉइल के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो ईएमएफ है, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो ईएमएफ है, इसका रिजल्टेंट यानी सम अप कर लीजिए, तो जो ईएमएफ मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको कहते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको कि हम कंबाइंडली कहते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज, ये अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है? चेंज इन करंट, इसमें जो कॉयल अंडर गोइंग कम्यूटेशन है, तो अंडर गोइंग कम्यूटेशन कॉयल में जो करंट का बदलाव है, उस बदलाव को ये रिएक्टेंस वोल्टेज
अपोज करेगा, यानी जब करंट घट रही होगी तो रिएक्टेंस वोल्टेज उसे घटने नहीं देगा, और जब बढ़ रही होगी तो बढ़ने नहीं देगा। यानी जब जीरो होने का समय है कि इस समय पे करंट को जीरो हो जाना चाहिए, कहने का मतलब इस ग्राफ में समझिए तो यस, जैसे t इज इक्वल टू टी सी बाई टू पे करंट को जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के हिसाब से, लीनियर कम्यूटेशन के हिसाब से। लेकिन अब ये रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करेगा, एट t इज इक्वल टू टी सी बाई टू पे ये करंट को जीरो नहीं होने देगा, आफ्टर टी सी बाई टू पे करंट जीरो होगी। इसी तरह से करंट जब कम्यूटेशन पीरियड खत्म हो रहा है तो करंट माइनस आईसी पहुंच जा रही है, लेकिन ये रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करेगा कि कुछ समय बाद यानी आफ्टर टी सी ये करंट को माइनस आईसी होने देगा, यानी रोक के रखेगा, कुछ देर बाद चेंज होने देगा। तो इस वजह से क्या है, जो कम्यूटेशन का पूरा प्रोसेस है वो डिले हो गया। जब होना चाहिए जिस इंस्टेंट पे करंट को जिस वैल्यू पे पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच के कुछ समय बाद करंट अपनी उस वैल्यू को पहुंचेगी, तो इसको कहेंगे कि कम्यूटेशन प्रोसेस में क्या हुआ, डिले हो गया। तो इसी वजह से ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज है ये कम्यूटेशन के प्रोसेस को डिले कर देता है, इसको कहते हैं डिलेड कम्यूटेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, क्लियर किया। किसी स्टूडेंट का कोई सवाल यहाँ पर? सर एक बार और बताइए। ओके, देखिए अभी जो आप रेजिस्टेंस कम्यूटेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने कॉइल के इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ क्या किया था, कॉइल के रेजिस्टेंस को कंसीडर किया था, जबकि कॉइल में इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है। तो कॉइल में जो इंडक्टेंस होगा वो दो तरह से होगा, एक तो कॉइल का खुद का इंडक्टेंस होगा जिसको कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, कॉइल मतलब आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल का खुद का इंडक्टेंस होगा जिसको कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। और कॉइल के नियर बाई जो कॉइल्स रखी हुई हैं उससे क्या बनेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम बात कर रहे हैं ये बात किसके लिए कर रहे हैं, जो कॉइल अंडर कम्यूटेशन है उसके साथ नियर बाई जो कॉइल है उससे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बना रही है आर्मेचर कॉइल जो अंडर गोइंग कम्यूटेशन। तो करंट जो कॉइल में है वो समय के साथ बदल रही है, यही कम्यूटेशन है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो करंट समय के साथ जब बदलेगी किसी भी कॉइल में तो जो फैराडे का लॉ है वो ये कहता है कि कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ पर जो ईएमएफ है वो टोटल ईएमएफ मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुई और सेल्फ इंडक्टेंस के वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुई, इस ईएमएफ को सम अप कर लीजिए तो जो ईएमएफ आई उसको कहते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। ये रिएक्टेंस वोल्टेज अपने कॉज को अपोज करेगा एज पर लेंजेस लॉ। यहाँ पर कॉज क्या है, जो कॉइल अंडर गोइंग कम्यूटेशन है उसमें चेंज होने वाला करंट, तो ये करंट के चेंज को रिएक्टेंस वोल्टेज अपोज करेगा। किस तरह से अपोज करेगा उसके लिए हमने आपको ये समझाया ग्राफ से, दैट करंट को जिस इंस्टेंस पे जहां पहुंचना है, जैसे एट टी इज इक्वल टू टी सी बाई टू पर करंट को जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ये रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करेगा, एट टी इज इक्वल टू टी सी बाई टू पर करंट को जीरो नहीं होने देगा, इसके जीरो होने को अपोज करेगा, मतलब आफ्टर टी सी बाई टू करंट जीरो होगी। इसी तरह से एट टी इज इक्वल टू टी सी पर करंट को माइनस आईसी आइडियली हो जाना चाहिए रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के हिसाब से, बट रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करेगा कि इसको एट टी इज इक्वल टू टी सी पे माइनस आईसी ना होने देगा बल्कि कुछ समय के बाद होने देगा, यानी अपोज करेगा करंट को वहां पहुंचने से। तो इस तरह से जो कम्यूटेशन होता है उसको कहते हैं डिलेड कम्यूटेशन, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज ने क्या किया, कम्यूटेशन को डिले कर दिया। तो अगर आप इसे ग्राफ के थ्रू प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से दूसरे ग्राफ में इसको बनाते हैं, इसमें क्लियर नहीं आएगा।
ये वाला इंस्टेंस है t इज इक्वल टू 0, ये इंस्टेंस है t इज इक्वल टू tc/2 और ये इंस्टेंट है t इज इक्वल टू tc। तो डिलेड कम्यूटेशन का मतलब ये है कि ये पूरा प्रोसेस जो कम्यूटेशन का है वो रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करेगा, डिले कर देगा। किस तरह से डिले करेगा, जहां पर जिस टाइम पे करंट को जहां पहुंचना चाहिए था उसको ये वहां पर ना पहुंचने देगा, कुछ समय के बाद पहुंचने देगा। तो ये जो ग्रीन लाइन से ये जो कम्यूटेशन है इसको कहेंगे डिलेड कम्यूटेशन। करंट यहाँ पर जाके इस वैल्यू पे जाके यहाँ पर इस टाइम पे जाके -IC पहुंचेगी। इस तरह से यहाँ पर देखिए आइडियल कम्यूटेशन में करंट जो है वो यहाँ पर 0 हो गई, लेकिन डिलेड कम्यूटेशन की वजह से करंट यहाँ पर जाके 0, यानी आफ्टर दिस टाइम TC/2 यहाँ पर आके 0। इसी तरह से यहाँ पर देखिए करंट रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के हिसाब से यहाँ पर -IC हो गए, लेकिन डिलेड कम्यूटेशन की वजह से आफ्टर TC कुछ समय के बाद यहाँ पर आकर -IC हो। तो इसको कहते हैं डिलेड कम्यूटेशन। ये किस वजह से हुआ, रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से। और ये रिएक्टेंस वोल्टेज किस वजह से इंड्यूस हुआ, कॉइल की जो अपनी सेल्फ इंडक्टेंस है और नियर बाई कॉइल के साथ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसके वजह से कॉइल में रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, जो क्या कर रहा है, कम्यूटेशन प्रोसेस को डिले कर दे रहा है। यहाँ तक आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ? अप्रोच करके ना सर, करंट पीछे चुरा के अप्रोच करके कर रहा है ना। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, कोई कुछ बोल रहा है शायद। तो ये कह रहे हैं कि वो आप रिएक्टेंस वोल्टेज अप्रोच करके ही कम आगे कर रहा है ना सर, रिएक्टेंस वोल्टेज अप्रोच करके ही डी कर रहा है ना सर। आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, जो भी बोल रहे हैं। बोलो, फिर से बोलो। क्या या सर? तुम मैसेज टाइप कर दो, अगर आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही इसलिए फिर से बोलो, नहीं तो मैसेज। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो रिएक्टेंस वोल्टेज है वो अपोज करके ही डिले कर रहा है ना। बेटा ये बताओ तुमको फेराडेज लॉ पता है, लेंजेस लॉ पता है कि नहीं, इनको पहले ये बताओ। ये सब पता है। तो फिर तुमको समझने में इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रही, मुझे ये बताओ। ये तो सिंपल सा लॉ है बेटा, कि जो वोल्टेज इंड्यूस होता है कॉइल में वो करंट के फ्लो को, इंस्टेंटेनियस चेंज को अपोज करता है। ये तो बहुत बेसिक सा इंडक्टेंस के बारे में सभी को जानना चाहिए। इसमें तुमको समझने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है बेटा? सर पहले पढ़े थे, याद नहीं, इसीलिए सर कंफ्यूजन हो रहा है सर। अरे कितना पहले पढ़ी हो, 10-20 साल पहले पढ़ी हो क्या? नो सर, इंडक्टेंस फिर भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा जितना तुमको हो रहा है। सर नहीं आ रहा था तो क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, जब कम्यूटेशन डिले होगा उस केस में, जब पूरी जो ब्रश है, क्योंकि ब्रश के पोजीशन चेंज में, यानी जो आर्मेचर की कॉइल है और कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसके मोशन में कोई डिले नहीं आएगा। जो डिले आएगा वो कॉइल के चेंज, कॉइल में बहने वाली करंट है उसके इंस्टेंटेनियस चेंज में कमी आएगी, ठीक है। लेकिन ब्रश के मोशन में, ब्रश सॉरी मोशन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो समझ रहे हैं वर्किंग, वो ब्रश के मोशन से समझ रहे हैं रादर देन कम्यूटेटर सेगमेंट और कॉइल के मोशन से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रश के पोजीशन का चेंज है रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटर सेगमेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो समय समय पर जहां जाना चाहिए वो जा रहा है। लेकिन जो कॉइल 1 यहाँ पर है
कॉइल 1 में जो करंट जिस इंस्टेंस पे जितनी होनी चाहिए उसमें जो है डिले हो रहा है ड्यू टू रिएक्टेंस वोल्टेज। तो जब कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के नीचे पूरी तरह से ब्रश आ जाता है उस केस में होना क्या चाहिए, दैट इधर से करंट आईसी और इधर से करंट आईसी होनी चाहिए। ठीक है, जो हमने आपको पहले समझाया था। और ये भी हमने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि ब्रश के अपोजिट साइड यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होती है, और जो आउटपुट है ब्रश का वो कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट आउटपुट कितना है, 2IC। ठीक है, तो अगर कम्यूटेशन डिले नहीं होता तब जब सेगमेंट 2 के नीचे ब्रश पूरी तरह से आ जाता तो ये सिचुएशन होती जो यहाँ पर अभी बनी हुई है। यहाँ से करंट कितनी आती, 2IC। जब कम्यूटेशन डिले हो जाएगा तब इसी डायग्राम में क्या बदलाव आएगा उसको समझने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को। जस्ट अ मिनट। अब जब हम ये मान लेते हैं कि कम्यूटेशन डिले हो गया तब इसमें क्या चेंजेस आएगा उसको आप ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा, करंट के चेंज को अपोज करेगा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल 1 में अंडर गोइंग कम्यूटेशन, और इसके साथ जो नियर बाई कॉइल है उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। तो यहाँ पर करंट कितनी हो जानी चाहिए थी कॉइल 1 में, अभी आपने जो डायग्राम देखा उसमें यहाँ हो जानी चाहिए थी IC, लेकिन क्योंकि करंट का चेंज अपोज हो रहा है, ठीक है, तो इस इंस्टेंस से ठीक पहले जो इंस्टेंस है वो, एक मिनट, जस्ट मिनट, थोड़ा आराम से समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, यहाँ जो स्टार्टिंग में डायग्राम हमने आपको वर्किंग बताते हुए समझाते हुए बनाया था उसमें देखिए, डिले होने का मतलब क्या है, एक इंस्टेंस पहले ना जो सिचुएशन थी वो रहेगी। जैसे भी यहाँ देखिए, जब ये सेगमेंट 2 पे ब्रश आ गया तो कॉइल 1 में करंट की सिचुएशन देख लीजिए क्या है, IC है और राइट टू लेफ्ट। डिले होने का मतलब क्या हुआ, एक इंस्टेंस पहले की सिचुएशन बन जाएगी रिएक्टेंस वोल्टेज जब इंड्यूस हो रहा है उस वजह से। तो ये जो फिगर 4 वाली सिचुएशन है ये सिचुएशन वहां पर आएगी जब कम्यूटेशन डिले होगा। डिले होने का मतलब क्या है कि आप जहां पहुंचने वाले थे वहां देर से पहुंचे, तो टाइम पे पहुंचते तो उसको कहते आइडियल कम्यूटेशन, और डिलेड कम्यूटेशन का मतलब ये कि उससे पहले वाला क्षण जो था वहां पर आप अभी हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब बार 2 के नीचे ब्रश आ गया तो ये इंस्टेंस आइडली होना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोसेस डिले हो गया, डिले होने का मतलब इससे पहले वाला जो क्षण है ये वाला क्षण ये रहेगा डिले होने की वजह से। तो इसमें कॉइल में कितनी करंट है, IC माइनस I1। और ब्रश की सिचुएशन देख लीजिए, ब्रश का कुछ हिस्सा 1 को टच कर रहा है कुछ, और ज्यादातर हिस्सा 2 को टच कर रहा है, लेकिन क्योंकि ब्रश के पोजीशन चेंज में कोई बदलाव नहीं है, वो अपने समय अनुसार चल रहा है, लेकिन कॉइल में जो करंट का चेंज है वो समय अनुसार नहीं चल रहा, उसका प्रोसेस डिले हो गया। तो ब्रश तो पूरी तरह से सेगमेंट 2 के नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन जो करंट है कॉइल 1 में वो IC ना होके, यानी ये वाली करंट ना होके IC माइनस I1 होगी। तो इस सिचुएशन में देखिए कॉइल में करंट कितनी आ रही है इस वाले पाथ में, I1, तो यहाँ कितनी रहेगी करंट, I1। और क्योंकि ब्रश पूरी तरह से सेगमेंट 2 के नीचे पहुंच गया और इस I1 को ब्रश में जाने का पाथ नहीं मिलेगा, तो ब्रश क्या करेगी, सॉरी ये करंट क्या करेगी यहाँ पर,
इसको क्योंकि पाथ नहीं मिला तो ये यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर ये करंट स्मॉल i1 जो है वो एज अ आर्क अपीयर होगी। कहने का मतलब ये है कि अब फिर से इस वाले डायग्राम पे आ जाइए। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता है डायग्राम्स अगर बनाने हैं तो। ये वाला डायग्राम इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये तो सिचुएशन है अगर सब कुछ ठीक रहता तो, लेकिन सब कुछ यहाँ ठीक है नहीं, कम्यूटेशन डिले हो गया है। तो जो कम्यूटेशन डिले हो गया तो यहाँ करंट जो होनी चाहिए थी वो ना होके क्या होगी, इससे पहले वाली सिचुएशन यानी IC माइनस I1। तो यहाँ करंट कितनी आएगी इस पाथ में I1। तो क्योंकि ब्रश मूव करके सेगमेंट 2 के नीचे चला गया तो ये करंट जंप करके अब यहाँ आएगी ना। करंट को तो पाथ चाहिए तो ये जंप करके यहाँ आएगी, तो ये एज अ आर्क अपीयर होगी। ये करंट की वैल्यू ज्यादा नहीं है, कम ही करंट है क्योंकि ज्यादातर करंट तो इधर चली गई। I1 स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इधर आई, तो अब इधर करंट कितनी आएगी, इधर करंट आएगी 2IC माइनस I1। तो इधर से 2IC माइनस I1 और इधर से जंप करके करंट आई I1, तो इधर से बाहर कितनी करंट आई 2IC। तो ये जो जंप करके यहाँ करंट आ रही है पाथ को शॉर्ट करने के लिए, ये एज अ आर्क अपीयर होती है ट्रेलिंग एंड ऑफ ब्रश पे। इसको क्या कहेंगे, ट्रेलिंग एंड। यहाँ पर ऐसा आर्क अपीयर होगी तो ये हिस्सा जो ब्रश का है वो गर्म हो जाएगा यानी हीट हो जाएगा। तो डिलेड कम्यूटेशन के वजह से एक ये प्रॉब्लम होती है। एक तो कम्यूटेशन डिले हो ही रहा है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ब्रश के ट्रेलिंग एंड पे आर्क अपीयर होता है। तो एक ये नुकसान है डिलेड कम्यूटेशन। आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया? डिलेड कम्यूटेशन की वजह से आर्क जिस तरह से अपीयर हो रही है। स्नेहा चौधरी, यस सर। बेटा समझ आया आर्क कैसे अपीयर हो रही है डिलेड कम्यूटेशन की वजह से? यस सर। और कोई स्टूडेंट जिसको इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। चलिए यानी सबको समझ आ गया, कोई कुछ पूछना नहीं चाहता था। कविता तिवारी, आवाज मिल रही है कविता तिवारी? यस सर आ रही है। अच्छा समझ तुमको में आ बेटा गया है। ये यस सर समझ आ गया आया है। कि नहीं, ये वाला बात यस सर। समझ में आई ना? यस सर आई है। अच्छा तो आज के क्लास के लिए टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। इसमें जो है और भी ऑप्शंस मतलब अब और भी थोड़े बहुत टॉपिक